आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शासन व्यवस्था, गवर्नमेंट सिस्टम्स। हमने प्रीएम्बल की क्लास डाली थी यूट्यूब पे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में ये वाला टॉपिक तब समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है, ये केवल इंडिया के लेवल पे नहीं, हम बात कंपैरेटिव कर रहे हैं। कंपैरेटिव का मतलब तुलना करके पूरे देश में अलग अलग जगहों पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम तुलना कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं वो दो प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। आप लोग साथ साथ इसे लिखते चलिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम्स दो तरह के दिखाई पड़ सकते हैं। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण का आधार है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। अब इसके तीन तरह के टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कॉन्फेडरेशन। हिंदी में बोलेंगे परिसंघ, लिखिएगा साथ साथ, परिसंघ। दूसरा है फेडरेशन, संघ। कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, फेडरेशन, संघ। और तीसरा है यूनिटरी, एकात्मक प्रणाली। इसको फेडरेशन और ये कॉन्फेडरेशन या कॉन्फेडरल भी बोल सकते हैं आप इसको। परिसंघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली, यानी तीन तरह के सिस्टम्स हैं जो इस बेसिस पर हैं। और विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक होता है अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स। On the basis of classification, there are two types of government systems. Number one, on the basis of relation between center and state, on the basis of relation between executive and legislature. On the basis of relation between center and center-state relations, there are three kinds of systems existing in this world. Number one, confederal system, federal system, unitary system. On the basis of relation between legislature and executive, there are two types of systems, parliamentary system and presidential system. ये चार्ट आप बना चुके होंगे। अब मैं एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। ये आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में तो सवाल आना ही आना है, यहाँ से डेट श्योर है कि आएगा। और मेंस में भी क्वेश्चन देखा गया है, आईएएस के पेपर में भी और पीसीएस मेंस के पेपर में भी। इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और ये आपका आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आगे का बेस तैयार करेगा।
तो अब आप अपनी कॉपी पर हेडिंग बनाइए, आप अपनी कॉपी पर हेडिंग बनाइए केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। कॉपी पे हेडिंग बनाइए केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। पहली हेडिंग है ये, डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के आधार पर दुनिया में 3 तरह के सिस्टम्स देखे जाते हैं। उनमें सबसे पहला होता है कॉन्फेडरल सिस्टम। कॉन्फेडरल सिस्टम, इसको कहते हैं परिसंघात्मक प्रणाली। परिसंघात्मक प्रणाली, कॉन्फेडरल सिस्टम का मतलब परिसंघात्मक प्रणाली। देखिए, आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्या है। जब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन हुआ था तो अमेरिका एक परिसंघ हुआ करता था। यानी कि अगर मैं बात करूं स्टेट्स में, यानी कि पूरी दुनिया में जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स का मतलब वो कैपिटल वाला स्टेट्स जो हमने प्रेमबल की क्लास में डिस्कस किया है। जितने भी राज्य हैं विश्व में जो स्टेटहुड पा चुके हैं, उन स्टेट्स में आज की डेट में कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन या कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो परिसंघात्मक प्रणाली पर बेस्ड हो। यानी कि ये प्रणाली अगर दिखाई भी पड़ती है तो ये एसोसिएशंस में दिखाई पड़ती है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, G8, G7, उन सब जगहों पर दिखाई पड़ती है कॉन्फेडरल सिस्टम। लेकिन अगर आप देश के लेवल पर बात करेंगे, स्टेट के लेवल पर बात करेंगे, तो दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे ये गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेल करता हो। तो ये अमेरिका, यानी कि अमेरिका जब बना तो वो परिसंघात्मक प्रणाली पर बना था। आगे चलकर अमेरिका संघात्मक प्रणाली पर कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया संघात्मक प्रणाली पर। और आज की डेट में जितनी भी कंट्रीज हैं, मैक्सिमम देश जहां केंद्र और राज्य अलग का अलग अलग ढांचा बना हुआ है, वहां पर आज भी संघात्मक प्रणाली ही प्रिवेल करती है। अब बात करते हैं कॉन्फेडरल सिस्टम की। ये होता क्या है, इसको कैसे समझा जाए, तो देखिएगा कि हम लोग देखेंगे ये कैसे गठित हुए। ये स्टेट्स होते हैं, ये छोटे छोटे देश हैं जो अलग एकदम स्वतंत्र हैं। ये किन्हें क्या बोला जाएगा, कैपिटल S वाला स्टेट्स। अब इनके पास में इनकी अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी भी होगी, आंतरिक संप्रभुता होगी, और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी होगी, बाह्य संप्रभुता भी होगी। सॉवरेनिटी के बारे में भी मैंने प्रेमबल में डिस्कस कर लिया था, आप उसको गो थ्रू करिएगा जाके। तो इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दोनों इन सबके पास में होंगी। फिर क्या हुआ कि किसी भी कारणों से, व्यापार के कारण से, सुरक्षा के कारण से, इन्होंने निर्णय लिया कि हम सारे लोग एक धागे में बंध जाते हैं, यानी कि एक सर्किल बना लिया। अब जब ये सर्किल बना तो ये जो अंदर वाले थे देश, आप इन्हें चाहे स्टेट्स बोलिए, पॉलिटिक्स में स्टेट ही बोला जाता है, कंट्री बोलिए, ज्योग्राफी में कंट्री बोला जाता है, नेशन भी बोल सकते हैं, इनका स्टेटस चेंज हो जाएगा अब। क्योंकि अब ये जो बाहर से एक रेखा खींची है जो इन सबको अपने अंदर ले रही है, उसको हम बोलेंगे परिसंघ। परिसंघ, और यही परिसंघ कहलाएगा कॉन्फेडरेशन। यही परिसंघ कहलाएगा कॉन्फेडरेशन। इसी को कहा जाएगा केंद्रीय ढांचा, सेंटर। जो आप सेंटर की बात करते हो, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो सेंटर है, केंद्र, ये केंद्र यही है। इसी सर्किल को हम बोलेंगे केंद्र। जब ये सर्किल केंद्र बन गया तो इसके अंदर जो थे वो बन जाएंगे निर्माणक इकाइयां।
निर्माणक इकाइयां, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोग बनाइएगा इसको साथ साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यानी कि पहले क्या हुआ कि अलग अलग सेपरेट कंट्रीज थे, देश थे, स्वतंत्र देश हुआ करते थे, इनके पास अपनी संप्रभुता थी। दे हैव इंटरनल सोवरेनिटी एज वेल एज एक्सटर्नल सोवरेनिटी। किसी भी कारण से फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन ट्रेड और सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने क्या किया, ये सब आपस में एक हो गए। जब एक हुए तो ये जो सर्किल निकल कर आया, जिसने जो सबको अपने अंदर समेट रहा है, इसको कहा गया परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। और जो अंदर थे ये बन गई निर्माणक इकाइयां, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे देशों ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, निर्माण किया है किसका, सेंटर का। तो इसको कहा जाता है परिसंघ, यानी कि कॉन्फेडरेशन सिस्टम। यहां पे होता क्या है, यहां पे जो इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, जो आंतरिक संप्रभुता होती है, ये जब परिसंघ बन रहा होता है तो ये इंटरनल सॉवरेनिटी को ये छोटे छोटे देश रिटेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। और जो इनके पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी थी, जैसे एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में कौन कौन से विषय आ सकते हैं, पहला आता है फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का पार्ट है कि हम किस कंट्री के साथ में अपने संबंध स्थापित करेंगे और किस कंट्री के साथ में अपने संबंधों को खत्म कर देंगे। दूसरे नंबर पे आता है कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन संचार। और तीसरे नंबर पे आता है डिफेंस, डिफेंस प्रतिरक्षा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इश्यूज और सब्जेक्ट which constitute a external sovereignty। तीन तरह के ऐसे विषय हैं जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, जब ये परिसंघ बन रहा होगा तो ये जो स्टेट थे अंदर वाले, जो सेपरेट देश हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इंटरनल सोवरेनिटी को रोक लिया कि हम अपना अंदरूनी शासन अपने हिसाब से करेंगे, और जो इनके पास में जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी थी, जो बाह्य संप्रभुता थी, वो इन्होंने सरेंडर कर दी। क्या कर दी, सरेंडर कर दी। और सरेंडर करी किसके फेवर में, इन्होंने वो सरेंडर कर दी परिसंघ यानी सेंटर के फेवर में सरेंडर कर दिया। यानी कि परिसंघ बनने के बाद जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, इसका इस्तेमाल ये अंदर वाली कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या निर्माणक इकाई नहीं करेंगी, इनका इस्तेमाल कौन करेगा, इनका इस्तेमाल परिसंघ करेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे परिसंघ में, यानी कि जब यूएसए बना था तो 13 स्टेट हुआ करते थे अलग अलग। ये मैंने आपको प्रेमबल की क्लास में पूरा डिटेल में बताया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा हुआ उसमें, और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो इंडिया में लिखा हुआ, इसमें क्या अंतर होता है। 13 स्टेट से मिलकर बना था यूनाइटेड स्टेट्स। उसका नाम ही था यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इन स्टेट्स को क्या कर दिया गया था, यूनाइट कर दिया गया था, तो वो बन गया यूनाइटेड स्टेट्स। 13 कॉलोनी हुआ करती थी जिस पर अंग्रेजों का शासन था। बाद में इंडिपेंडेंस वॉर हुई, इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इस पूरे जितने भी स्टेट हुआ करते थे सबको स्वतंत्र करा लिया, और उस समय कॉन्फेडरेशन के तौर पे अमेरिका सामने आया, यानी अमेरिका परिसंघ था। तो परिसंघ में बाकी सब तो अच्छाई थी, केवल एक प्रॉब्लम ये थी कि परिसंघ में जब भी कोई राज्य अपने आप को इस परिसंघ से अलग करना चाहे तो वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को परिसंघ से अलग कर सकता है। यानी कि दीज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव पावर टू सिसीड फ्रॉम द कॉन्फेडरेशन। इन राज्यों के पास शक्ति है, इन्हें आप चाहे राज्य बोलिए, राज्य का मतलब जो हमारे यहाँ निर्माणक इकाई जिसे हम राज्य कहते हैं, इंडिया में बिहार यूपी, वो वाला राज्य, अमेरिका में कैलिफोर्निया वगैरह, इनके पास इतनी शक्ति होती है कि ये जब चाहेंगे अपने आप को परिसंघ से अलग कर सकते हैं। यानी कि जिस
मोमेंट ये अपने आप को परिसंघ से अलग करेंगे तो ये कंट्री, ये जो निर्माणक इकाई बनी थी परिसंघ के बाद में, ये वापस किस स्टेटस में आ जाएगी? अगर ये अलग होती है तो वापस ये फिर से क्या बन जाएगी? स्टेट बन जाएगी। कौन वाला स्टेट बन जाएगी? ये वाला स्टेट। यानी कि जो परिसंघ के पहले की स्थिति थी इन निर्माणक इकाइयों की, वही परिसंघ के बाद टूटने के बाद में स्थिति आ सकती है। यानी कि ये आपका परिसंघ हो गया, कॉन्फेडरेशन सिस्टम। कैसे सेंटर बाहर आया, निर्माणक इकाइयां क्या होती हैं, स्टेट्स इंटरनल सोवरेनिटी को रोक लेते हैं, एक्सटर्नल को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर किसके फेवर में करते हैं? तो सरेंडर सेंटर के फेवर में करते हैं, केंद्र के फेवर में करते हैं। ये तो हो गया आपका परिसंघ। तो परिसंघ में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां थी, पावर थी, उनका डिवीजन हो गया। यानी कि सेंटर और स्टेट के मध्य शक्तियों का डिवीजन हो गया, शक्तियों पावर, डिवीजन ऑफ पावर हो गया कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, कौन कानून को किस विषय पर लागू करवाएगा, किस तरीके से न्यायिक शक्तियों का बंटवारा होगा। ये सारी चीजें जो एग्रीमेंट होता है, जो संधि होती है, समझौता होता है, उसमें डिसाइड कर लिया जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये परिसंघ बन गया तो परिसंघ में जो खामी थी उस खामी को देखा गया कि इसमें तो अगर मान लीजिए कि परिसंघ में से कोई भी निर्माणक इकाई बाहर निकलना चाहे तो वो कभी भी निकल सकती है, और परिसंघ, उस केस में परिसंघ खत्म हो सकता है, टूट सकता है। तो फायदा क्या है ऐसे परिसंघ का? और अमेरिका के अंदर कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी कि अमेरिका में कुछ राज्य ऐसे थे जो बाहर निकलना चाह रहे थे अमेरिकी कॉन्फेडरेशन से, और वहां पे जो अमेरिकी लोग थे उन्होंने वहां पर सिविल वॉर छेड़ दी। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध इसलिए हुआ कि गृह युद्ध में यह बताया गया कि अमेरिका कॉन्फेडरेशन नहीं है बल्कि फेडरेशन है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी बताया गया कि अमेरिका कॉन्फेडरेशन ना होकर फेडरेशन है। तो अब सामने आया फेडरेशन, यानी कि संघ किसे कहते हैं। ये मैंने कॉन्फेडरेशन सिर्फ आपको इसलिए समझाया क्योंकि फेडरेशन आप समझ नहीं पाओगे अगर आप कॉन्फेडरेशन नहीं समझोगे। फेडरेशन एक लैटिन वर्ड फोइडस से बना है। फोइडस, फोइडस का मतलब होता है संधि या समझौता। लिखते चलिएगा साथ साथ, जो मैं बताता जा रहा हूं हर चीज लिखिएगा। फेडरेशन का मतलब, फेडरेशन एक लैटिन वर्ड से बना है फोइडस। फोइडस का मतलब होता है संधि या समझौता, ट्रीटी और एग्रीमेंट। अब ये जो फेडरेशन है, सेम पोजीशन ले लीजिएगा आप लोग। ये छोटे छोटे देश हैं और ये सारे देश आपस में क्या हो गए, मैं रेड कलर से इसे बनाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये एक धागे में बंध गए, और जब ये बंधे तो अब ये क्या हुआ करते थे, ये बन गए निर्माणक इकाई, ये बन गए निर्माणक इकाई, और ये जो बाहर वाला सर्किल था ये है यहाँ का सेंटर, केंद्र बना। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहेंगे या सेंट्रल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, इसी को आप फेडरेशन भी कह सकते हैं। ये संघ बना, यानी कि ये जो संघ बना, इस सेंटर का जो सेंटर है, ये सेंटर, इसका अस्तित्व ही क्यों निकल कर आया? क्योंकि इन आपस में जो स्टेट थे, बिल्कुल पुरानी पोजीशन सोचिएगा, ये स्वतंत्र देश हुआ करते थे। इन्होंने आपस में क्या किया होगा, संधि की होगी या समझौता किया होगा, ट्रीटी करी होगी और एग्रीमेंट किया होगा। किसको लेकर ट्रीटी करी होगी या एग्रीमेंट किया होगा? इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पर, डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पर, यानी कि शक्तियों का विभाजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेडरेशन होने के लिए, शक्तियों का विभाजन। यानी कि जब ये संघ बन गया, जब ये फेडरेशन बन गया, ये सेंटर हो गया, और ये इनका स्टेटस क्या हो गया, निर्माणक इकाई। अब निर्माणक इकाई को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए में हम निर्माणक इकाई को कहते हैं स्टेट, राज्य बोलते हैं। उसके बाद में कनाडा में निर्माणक इकाई को प्रांत बोला जाता है, प्रोविंस। रशिया में निर्माणक इकाई को रिपब्लिक बोला जाता है, गणतंत्र। इसी तरीके से इंडिया में निर्माणक इकाई को
स्टेट बोला जाता है। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड में निर्माणक इकाई को कैंटोन बोला जाता है, कैंटोन। ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए कि निर्माणक इकाई को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देशों में। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनका कॉमन नेम क्या है, जैसे मैंने कहा लड़की, अब लड़की, एक लड़की का नाम सीता, एक लड़की का नाम मीता, एक लड़की का नाम गीता, रीता, वो तो उनके स्पेसिफिक नेम हो गए। अगर मैं बोलूं कि इसका कॉमन नेम क्या है तो आप बोलोगे लड़की। इसी तरीके से ये तो स्पेसिफिक नेम है, अलग अलग विशिष्ट नाम है निर्माणक इकाइयों के। अगर हम इनको जनरल बात करें कि इनको कहा क्या जाता है तो इनको कहा जाता है निर्माणक इकाई। निर्माणक इकाई का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, और वो निर्माणक इकाई जो संघ का, सेंटर का निर्माण कर रही है। तो अब होगा डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर किस संबंध में होगा? डिवीजन ऑफ पावर होगा विधायी शक्तियों के संबंध में, लेजिस्लेटिव पावर्स के संबंध में, कि किन किन विषयों पर ये निर्माणक इकाइयां कानून बनाएंगी, किन किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। ये विधायी शक्तियों का बंटवारा हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है वित्तीय शक्तियां बांटी गई हों। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, कि कौन किस विषय पर टैक्स लगाएगा, कौन टैक्स को रिकवर करेगा, कौन टैक्स लगाएगा। वित्तीय शक्तियां का बंटवारा भी हो सकता है। उसके बाद में प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा भी हो सकता है, कि जो कानून बनेगा उस कानून का विस्तार कहां तक होगा, उस कानून का विस्तार, केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार कहां तक होगा, और राज्य का कहां तक होगा। केंद्र के कानूनों को अगर राज्य में लागू किया जाता है तो अड़चन ना आने पाए, उन्हें कहा जाएगा प्रशासनिक। ये हम लोग सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहां पर मैं आपको केवल ओवरव्यू देना चाह रहा हूं। उसके बाद हो सकता है न्यायिक शक्तियां भी बांटी गई हों, जुडिशियल पावर्स भी बांटी गई हों। मैं आपको एक चीज बता दूं कि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा अमेरिका में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। इंडिया की जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शक्तियों का जो विभाजन होगा, क्योंकि अगर ये जो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ होगा जिससे ये फेडरेशन बाहर निकल के आया होगा, ये एग्रीमेंट जो होगा, जो संधि होगी, ये किसके रिस्पेक्ट में होगी? ये होगी शक्तियों के विभाजन के रिस्पेक्ट में। किसके संबंध में होगी? ये होगी शक्तियों के विभाजन के संबंध में। और शक्तियों का विभाजन कितने आयाम हैं इसके? इसके 4 आयाम हो सकते हैं। देयर आर 4 एस्पेक्ट pertaining to division of power. Number 1 legislative विधायी, नंबर 2 वित्तीय फाइनेंशियल, नंबर 3 प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, और नंबर 4 न्यायिक जुडिशियल। इंडिया में इन तीनों एस्पेक्ट पर शक्तियां बांटी गई हैं भारत में, मगर भारत में न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है। न्यायिक शक्तियों का बंटवारा अमेरिका में हुआ है। ये बन गया फेडरेशन, यानी कि इतना आप समझ चुके होंगे निर्माणक इकाई इसमें क्या है और इसमें सेंटर या फेडरेशन क्या है। तो 2 लेवल पर सरकारें अब ऑपरेट करेंगी, एक केंद्र के स्तर पे सरकार होगी और एक राज्यों के स्तर पे सरकार होगी, या निर्माणक इकाइयों के स्तर पे सरकार होगी। अब यहाँ पर जो सरकार का मतलब है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सरकार का मतलब वो नहीं है जैसे मोदी सरकार हो गया, उसके बाद में योगी सरकार हो गया, वो सरकार का मतलब नहीं है। यहाँ सरकार का मतलब है सरकार के अंगों से रिलेटेड। यहाँ सरकार का मतलब है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि जो सरकार, यहाँ शब्द मैं यूज कर रहा हूं, इस सरकार को आप केवल मंत्री परिषद से मत सोचिएगा कि मिनिस्ट्री की बात हो रही है, मंत्रियों की बात हो रही है। यहाँ पे सरकार के अंगों की बात हो रही है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों यहाँ पर शासन के अंग माने जाएंगे, और केंद्र के लेवल पे भी तीनों होंगे, विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, और निर्माणक इकाइयों के लेवल पे भी तीनों होंगे, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी और न्यायपालिका होगी। मैं अगर आपको इंडिया का एग्जाम्पल दूं तो इंडिया में केंद्र के लेवल पे सरकार है। केंद्र के लेवल का मतलब केंद्र की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र की कार्यपालिका मंत्री परिषद है, और केंद्र की विधायिका को संसद बोलते हैं। इसी तरीके से इन निर्माणक इकाइयों के यहाँ भी सरकारें होती हैं। जैसे यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो हाई कोर्ट है,
यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो राज्य की मंत्रिपरिषद और गवर्नर है, और यहाँ पर जो विधायिका है वो राज्य का विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल होते हैं। तो ये है आपका फेडरेशन का कॉन्सेप्ट कि फेडरेशन कैसे बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो कभी भी संघात्मक ढांचे का अस्तित्व नहीं होगा। संघात्मक ढांचा तभी बाहर निकल के आएगा जब इनके बीच में संधि होगी, इनके बीच में संधि होगी। उस संधि किस विषय को लेकर होगी? संधि शक्तियों के बंटवारे को लेकर होगी। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को? जो संधि होगी उस संधि शक्तियों के बंटवारे को लेकर होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि संघात्मक प्रणाली की विशेषताएं कैसे पहचानेंगे आप कि ये संघात्मक प्रणाली है। तो यहां पे लिखिएगा एसेंशियल कंडीशंस, या खाली लिख लीजिएगा शर्तें, शर्तें कंडीशंस, या विशेषताएं भी लिख सकते हैं आप, विशेषताएं या शर्तें, कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला मैं यहां लिख रहा हूं और आप भी साथ साथ लिखेंगे, मैं उसकी हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के मध्य, यानी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, केंद्र और निर्माणक इकाइयों के मध्य, सेंटर और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में शक्तियों का विभाजन। जब शक्तियों का विभाजन होगा तभी तो संघात्मक ढांचा बाहर निकल के आएगा, तभी तो सेंटर बनेगा। तो ये सबसे पहली शर्त होती है संघात्मक प्रणाली की। आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उसने चारों विशेषताएं दे दी थी, वो बोला था सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होगी डिवीजन ऑफ पावर। क्योंकि अगर शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो संघात्मक ढांचा ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट होता है शक्तियों का विभाजन, किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। सेकंड पॉइंट होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो शक्तियों का बंटवारा होगा, ये शक्तियों का बंटवारा मौखिक नहीं होगा, ये शक्तियों का बंटवारा लिखित रूप से होगा। और कहां लिखा जाएगा? लिखा जाएगा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी कि भारत की या उस राज्य की सर्वोच्च विधि में इसका साफ साफ क्लियर कट जिक्र होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए कि लिखित संविधान बन गया और अब कोई भी शक्तियों का बंटवारा हुआ, वो लिखित संविधान यानी संविधान में लिख दिया गया। अब उसको ना सेंटर मान रहा है ना उसको स्टेट मान रहा है, तब क्या होगा? तो संविधान को सुप्रीम बनाना पड़ेगा, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में लिखिएगा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाना पड़ेगा? हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाना पड़ेगा ताकि इसे सेंटर भी माने और स्टेट भी माने। चौथे नंबर पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। ब्रैकेट में लिखिएगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर होती है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर होती है। द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं होता है। पांचवें नंबर पे आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। मान लीजिए कि अगर
सब कुछ हो गया, शक्तियों का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, उसके बाद उसे संविधान में लिखित रूप से लिख दिया गया, उस संविधान को सर्वोच्च बना दिया गया। उसके बाद में कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र संविधान में ही संशोधन करके राज्य की शक्तियों को छीन ले या कम कर दे, तो उसके लिए संविधान को भी कठोर बनाया गया जिससे कि आसानी से संशोधन ना होने पाए। और इन सब के बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए जुडिशरी आई। और जुडिशरी कैसी बनाई गई? इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये जो न्यायालय है, ये न्यायालय ना तो विधायिका पर डिपेंड होगा, ना कार्यपालिका पर डिपेंड होगा, ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगा। दिस जुडिशरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। और ना ये केंद्र की ओर झुकी होगी, नाइदर इट इंक्लाइंड टू स्टेट्स नॉर सेंटर, ना ये केंद्र की तरफ झुकी होगी, ना ही ये राज्यों की तरफ झुकी होगी। ये बिल्कुल स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र रूप से ये न्यायपालिका कार्य करेगी। तो ये जो 5 शर्तें आपने देखी, ये किसी भी संघात्मक प्रणाली में जरूरी शर्तें मानी जाती हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इन्हें इंडिया में अप्लाई करके देखोगे तो इंडिया में 5 चीजें, 5 पॉइंट लागू हो रहे हैं। बस इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि भारत का संविधान रिजिड नहीं है, लेकिन ऐसा भी आप नहीं बोल सकते कि भारत का संविधान केवल फ्लेक्सिबल है, लचीला है। भारत का संविधान कुछ लचीला है और कुछ कठोर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 जब आप देखेंगे तो 368 के 2 में लिखा हुआ है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं भारत के संविधान के जिनको बदलने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है खुद आर्टिकल 368 में, वो प्रक्रिया कठोर है, वो प्रक्रिया रिजिड है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल मेजॉरिटी से बदला जा सकता है, उनको कहा जाता है फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का लचीला पार्ट। तो लचीला भी है और रिजिड भी है। उसके बाद में ये 5 पॉइंट इंडिया के रिस्पेक्ट में टेस्ट हो रहे हैं। दे आर द टच स्टोन। ये एक तरीके से देखा जाए तो पैरामीटर्स होते हैं ये पता लगाने की कि संघात्मक प्रणाली है या नहीं है। अब इसके बाद में इतनी शर्तें नहीं है, कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसका क्या मतलब होगा? बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होगा द्विसदनीय विधायिका, यानी कि ऊपर वाला हटा दे रहे हैं, आप लिख चुके होंगे इसे। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका का मतलब, द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होगा? 2 सदन होंगे, 2 सदन होंगे और 2 सदन में एक होगा जनता का सदन, एक होगा जनता का सदन, जिसको कहा जाता है लोअर हाउस, जिसको बोलते हैं लोअर हाउस, जनता का सदन। इसमें किसका प्रतिनिधित्व होगा? इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। एक होता है राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। राज्यों का सदन का क्या मतलब होगा? हाउस ऑफ द स्टेट्स, हाउस ऑफ द स्टेट। इसमें किसका प्रतिनिधित्व होगा? इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। और यहां पर जनता का सदन, इसका मतलब जनता का प्रतिनिधित्व होगा। द्विसदनीय विधायिका, अब ध्यान से सुनिएगा, द्विसदनीय विधायिका उन देशों में देखी जाती है जहां संघात्मक प्रणाली है। अगर किसी देश में एकात्मक प्रणाली है, एकात्मक प्रणाली का मतलब पूरे देश में एक ही सरकार है केंद्र के लेवल पे। अगर किसी देश में एकात्मक प्रणाली है तो हम एकात्मक प्रणाली में देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे, जनरली देखेंगे तो वहां केवल एक सदन होगा, जनता का सदन। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये साधारण स्थिति की बात हो रही है। इसके अपवाद भी हैं, जैसे ब्रिटेन एकात्मक प्रणाली पर बना हुआ कंट्री है, लेकिन ब्रिटेन में 2 हाउस हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो ब्रिटेन तो संघात्मक ढांचे पर नहीं है, फिर भी ब्रिटेन में 2 हाउस हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि ये साधारण परिस्थिति की बात हो रही है, इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। और जनरल रूल क्या है? साधारण नियम क्या है? साधारण नियम ये है कि जिस देश में संघात्मक ढांचा होगा उस देश में 2 सदन होंगे,
एक जनता का सदन होगा और एक राज्यों का सदन होगा। तो द्विसदनीय विधायिका आप समझ गए होंगे, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका। उसके बाद में नेक्स्ट डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब एक पूरे देश की नागरिकता और एक निर्माणक इकाई की नागरिकता। अमेरिका में 2 सिटीजनशिप होती हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप होती है और एक किसी भी अमेरिकी राज्य के किसी भी स्टेट की सिटीजनशिप हो सकती है। तो ये संघात्मक प्रणाली में देखा जाता है कि वहां पर दोहरी नागरिकता होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। और दोहरी सरकार का क्या मतलब होगा? दोहरी सरकार का मतलब होगा एक सरकार केंद्र के स्तर पे होगी और एक स्टेट के स्तर पे होगी या निर्माणक इकाई के स्तर पे होगी। तो ये आपने कुछ फीचर्स लिखे और ये इंडिया के लिए मैंने नहीं बताया, ये मैंने आपको जनरली बताया संघात्मक प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं या किनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये जो देश है इसकी जो सरकार की प्रणाली है वो संघात्मक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टच स्टोन हैं, कुछ कसौटी हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आपने ये तो समझ लिया कि संघात्मक प्रणाली बनती कैसे है, उसके बारे में बाकी सारी चीजें, उसका वो शब्द कहाँ से आया और बातें इसके ऊपर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर संघात्मक प्रणाली 2 तरह की होती है। निर्माण के आधार पर संघात्मक प्रणाली 2 तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, 2 काइंड्स ऑफ फेडरल सिस्टम। निर्माण के आधार पर, पूरा लिखिएगा आप लोग साथ साथ, निर्माण के आधार पर संघात्मक प्रणाली 2 तरह की होती है। एक होती है इंटीग्रेटेड फेडरेशन, इंटीग्रेटेड फेडरेशन, इसको कहते हैं एकीकृत, एकीकृत। इंटीग्रेटेड फेडरेशन का मतलब एकीकृत संघात्मक प्रणाली। और दूसरी होती है डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है विभेदीकृत, विभेदीकृत संघात्मक प्रणाली। इंटीग्रेटेड एकीकृत और डिसइंटीग्रेटेड विभेदीकृत। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, देखिएगा जरा, अलर्ट रहिएगा यहां पर। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ये छोटे छोटे देश थे और ये छोटे छोटे देश क्या बन गए? इन लोगों ने आपस में समझौता किया और समझौता करके ये क्या निकल के आया बाहर? सेंटर, केंद्र। इसी को हम लोगों ने क्या बोला? इसी को हम लोगों ने बोला फेडरेशन। इसी को बोला फेडरेशन। यानी कि इंटीग्रेटेड फेडरेशन का मतलब हो गया कि आपस में एक हो गए, ये सारे क्या हो गए? आपस में एक हो गए और एक होकर निर्माण किया, तो ये बन गया फेडरेशन। यानी कि एकीकृत, इंटीग्रेट होकर ये फेडरेशन बना है। विभेदीकृत का मतलब होता है, ये अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेड से मैंने सर्किल बनाया ये बाद में बनाया, क्योंकि पहले स्टेट बनाए, फिर उनको आपस में उन्होंने समझौता किया तो एक सर्किल बन गया जिसे हमने बोला फेडरेशन। यहां पे सर्किल पहले से है, यानी कि यहां पे सर्किल पहले से है और ये इतना बड़ा देश था कि इसमें सहूलियत नहीं थी, इसमें एफिशिएंसी नहीं हो पा रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए, प्रशासनिक कुशलता के लिए इस बड़े से देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया।
तो आप देखेंगे कि दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन जिसने मुझे इन दोनों को बनाते हुए देखा होगा वो बता देगा कि इंटीग्रेटेड कौन सा है और डिसइंटीग्रेटेड कौन सा है, एकीकृत कौन सा है, विभेदीकृत कौन सा है। इसमें पहले देश थे, ये सारे देशों ने आपस में संधि या समझौता किया, एक हो गए, एक होके केंद्रीय ढांचा बाहर निकला, इसको बोला गया इंटीग्रेटेड फेडरेशन, एकीकृत संघ, क्योंकि एक होकर बना। ये पहले से बड़ा सा देश था और ये यूनिटरी स्ट्रक्चर के जैसा था, एकात्मक टाइप का था, और लेकिन इसमें ये इतना बड़ा था, टेरिटरी वाइज क्षेत्र के आधार पर इतना बड़ा था कि इसमें प्रशासन नहीं हो पा रहा था। तो प्रशासनिक कुशलता के लिए इस बड़े से देश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, तो ये बन गया विभेदीकृत संघ, यानी कि टूट कर बना है तो डिसइंटीग्रेटेड होगा। तो इसका एग्जाम्पल था यूएसए। अमेरिका जब बना था तो इंटीग्रेटेड फेडरेशन के बेसिस पे बना था, और जो कनाडा बना था, कनाडा जब बना था तो कनाडा डिसइंटीग्रेटेड फेडरेशन के बेसिस पे बना था, विभेदीकृत संघ के बेसिस पे बना था। तो अब आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया कैसे बना? इंडिया भी डिसइंटीग्रेटेड फेडरेशन के तौर पे बना है। तो आप लिख लीजिएगा, डिसइंटीग्रेटेड में भारत यानी इंडिया ने संघात्मक प्रणाली का जो मॉडल अपनाया, इंडिया ने, भारत ने संघात्मक प्रणाली का जो मॉडल अपनाया वो है कैनेडियन मॉडल। कौन सा मॉडल है? कैनेडियन मॉडल। हम लोगों ने यूएसए मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी भारत पहले से ही एक बड़ा सा देश था, दो भागों में था, एक में अंग्रेज शासन किया करते थे, एक में रियासतें वगैरह थी। तो जो अमेरिका था उसमें तो अलग अलग देश थे, उन देशों ने आपस में समझौता करके एक बड़ा सा राष्ट्र बना दिया, एक संघ बनाया, उसको कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड शब्द से ही पता चल रहा है कि ये एकीकृत होगा, मिलकर बना होगा। लेकिन जो विभेदीकृत है, भारत खुद एक बड़ा सा कंट्री था और अजीब तरीके से अंग्रेजों ने उसको अपने फायदे के लिए भारत को बांट रखा था। अगर आपने पढ़ा हो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में, तो भारत 4 भागों में बटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो भारत में कुछ पर कमिश्नरी शासन हुआ करता था, कुछ सीधे गवर्नर जनरल शासन करता था, कुछ के ऊपर कुछ रियासतें हुआ करती थी जिनमें राजा का शासन होता था। तो भारत तो ऑलरेडी पहले से बड़ा सा देश था, भारत को भी टुकड़ों में बांटा गया प्रशासनिक कुशलता के लिए। हालांकि ये बाद में जाके 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर इंडिया में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट्स का, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और पुनर्गठन में भाषा को आधार बनाया गया था देश को विभाजित करने के लिए। विभाजित भी बोल सकते हैं या पुनर्गठित भी बोल सकते हैं, विभाजित शब्द यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं होगा। पुनर्गठित करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया में भाषा को आधार बनाया गया था, और ज्यादातर राज्य इंडिया में भाषा के आधार पर बने। बाद में कुछ और भी कारक होते हैं राज्य बनाने के, वो मैं अलग टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। इतना समझ लीजिएगा कि भारत कैनेडियन मॉडल पर बना संघात्मक प्रणाली है, यानी इंडिया हैज फॉलोड द कैनेडियन मॉडल। भारत ने कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया है अपनी संघात्मक प्रणाली स्थापित करने के लिए। तो ये निर्माण के आधार पे 2 तरह के हो गए, इंटीग्रेटेड और डिसइंटीग्रेटेड। यूएसए बना इंटीग्रेटेड से और कनाडा बना डिसइंटीग्रेटेड से। भारत का क्या बोलेंगे आप? भारत का बोलेंगे कैनेडियन मॉडल। क्यों? क्योंकि इंडिया भी डिसइंटीग्रेटेड फेडरेशन पर आधारित है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पे जो टॉपिक है वो है, आप लोग कॉपी पे हेडिंग बनाइएगा साथ साथ, कि भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता। बनाइएगा हेडिंग, भारतीय। हर चीज बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग साथ साथ में मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। भारतीय संविधान की
संघात्मक विशेषताएं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेकर विवाद है। हालांकि बहुत सारे जूरिस्ट ने, लॉ के एक्सपर्ट ने ये इस विवाद को रिजॉल्व करने की कोशिश की, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजॉल्व करने की कोशिश की, डॉक्टर अंबेडकर का भी कथन है इसके ऊपर। फिर भी ये कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो, उसमें कुछ विशेषताएं तो संघात्मक प्रणाली की दिखाई पड़ती हैं और कुछ दिखाई पड़ती हैं एकात्मक प्रणाली की। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी कि फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लीजिएगा, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। सबसे पहला, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन भारत में भी हुआ है। भारत में शक्तियों का विभाजन 3 तरीके से विभाजित की गई हैं भारत में शक्तियां। एक है विधायी शक्तियों का विभाजन, एक है कार्यपालिकी या प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन, और एक है वित्तीय शक्तियों का विभाजन। मैंने आपसे बताया कि भारत में न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है, क्योंकि न्यायिक शक्तियों का विभाजन कंप्लीट फेडरेशन में मिलता है, जो रियल फेडरेशन होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एक क्लासिकल एग्जाम्पल है फेडरेशन का, वहां पर 4 पहलुओं पर, 4 आयामों पर शक्तियां बांटी गई हैं। भारत में 3 आयाम पर शक्तियां बांटी गई हैं। विधायी शक्तियां कि कौन किस पर कानून बनाएगा, उसको लेकर आर्टिकल 245, 246 ये सारे आर्टिकल्स हैं। और 7वीं अनुसूची यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट बनी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। उसके बाद में हमारे इंडिया में प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का विभाजन किया गया है। उसके बाद में वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, आर्टिकल 266, 67, 68, 69, 70, 71 इसी पे बने हुए। तो वो हम लोग एक अलग से पूरा टॉपिक आएगा, आगे चलकर आएगा, केंद्र राज्य संबंध, उस टॉपिक में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको केवल अभी जनरल बात बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत के संविधान की, यानी कि अभी मैंने जो आपको 6-7 विशेषताएं बताई थी, वो संघात्मक प्रणाली में देखी जाती हैं। वो किसी भी कंट्री की हो सकती है, स्पेसिफिक मैंने इंडिया की बात नहीं की थी। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये संघात्मक है या एकात्मक है, या कुछ पार्ट संघात्मक है, कुछ पार्ट एकात्मक है। इसको लेकर केसी वियरे नाम के एक जूरिस्ट थे, इनका कई बार पेपर में पूछा गया है। केसी वियरे, इन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारत का संविधान क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है अल्प संघात्मक, यानी कि अर्ध संघात्मक। तो उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी विशेषताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखी जाती हैं जो हमारे संविधान को संघात्मक बना रही हैं। तो सबसे पहला हो गया डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। अब आप साथ साथ लिखिएगा इसको। दूसरे नंबर पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। तीसरे नंबर पे सुप्रीमेसी, वही वाले जो पॉइंट आपने पीछे लिखे वही कॉपी करिए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। मैंने अभी आपको बताया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करना कठिन है, कठोर है, थोड़ा सा रिजिड होता है उनमें संशोधन करना, तो वो पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बना देते हैं। 5वें नंबर पे मैंने भी बताया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भारत की न्यायपालिका भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनी विधायिका। ये मैं इसलिए रफली लिख रहा हूं क्योंकि ये आप पीछे जस्ट अभी लिखे हो और आप साथ साथ में बोलता जा रहा हूं, खुद भी लिखते जाइए, यहीं पर याद हो जाएगा। उसके बाद में डुअल गवर्नमेंट, भारत में भी दोहरी सरकार है, केंद्र के स्तर पे भी है और राज्यों के स्तर पे भी है। लेकिन 73rd और 74th संशोधन हुआ था 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पे, उसमें पंचायती राज को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वो संशोधन 1993 से लागू हो गया था, इफेक्टिव हो गया था, और इसलिए कहा जाने लग गया
कि भारत में 3 स्तर पे सरकारें हो गई हैं। 1992 से पहले 2 लेयर पे सरकार हुआ करती थी, सेंटर और स्टेट। 1992 के बाद में जब 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट आया तो हमारे यहाँ 3 लेयर पे सरकारें हो गई। एक केंद्र के स्तर पे सरकार है, एक राज्यों के स्तर पे सरकार है और एक लोकल स्तर पे सरकार है। लोकल का मतलब होता है स्थानीय स्तर पे सरकार है। स्थानीय स्तर पे 2 लेयर में सरकारें हैं। जो 3rd टियर है हमारा लोकल गवर्नमेंट का, उसमें 2 लेयर पे सरकारें हैं। एक गांव के स्तर पे है और एक शहर के स्तर पे है। तो जो गांव के स्तर पे है उसे कहा जाता है पंचायती राज, और जो शहर के स्तर पे है उसे कहा जाता है म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिकाएं। तो प्रेजेंटली देयर आर 3 tiers of government. Number 1 at central level, number 2 at state level, number 3 at local level. Under local level there are 2 levels of government comprising local level. Number 1 पंचायती राज विलेज लेवल पर, और नंबर 2 म्युनिसिपैलिटी शहर के लेवल पर, अर्बन लेवल पर। तो ये, लेकिन फिर भी हम डुअली बोलेंगे यहाँ पर, दोहरी सरकार, क्योंकि संघात्मक प्रणाली से, क्योंकि देखिए केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां बांटी गई हैं। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, माइट भी कंफ्यूज कर जाए, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवीजन ऑफ पावर किया है। क्या किया है? शक्तियों का विभाजन किया है। किसके किसके बीच में किया है? सेंटर के बीच में किया है और स्टेट के बीच में किया है। यानी कि वॉट एवर पावर्स are conferred on the central government and state government is conferred by the constitution through division of power. भारत के संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बांटी गई हैं। ये मत सोचिएगा कि स्टेट को शक्ति सेंटर से मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल स्ट्रक्चर और फेडरेशन is not conferring powers on the state because the constitution has conferred powers on the state। कि संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बटी हैं, इसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए इसके बाद में ये हो गया आपका फर्स्ट टियर, ये पहला लेवल हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड टियर, दूसरा लेवल हो गया। और आपका जो तीसरा टियर है, जो 3rd टियर है, वो भी मैंने आपको बताया, वो है लोकल गवर्नमेंट का। लोकल का मतलब स्थानीय स्वशासन जिसे कहा जाता है, लोकल सेल्फ, इसका पूरा नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो जो स्थानीय स्वशासन है, इसके बारे में क्या क्या इसने क्या, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोकल गवर्नमेंट है ये स्टेट लिस्ट का विषय है। किसका विषय है? स्टेट लिस्ट का, राज्य सूची का। मतलब इनसे संबंधित जब कभी भी लॉ बनाना होगा, जब कभी भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाना होगा, तो कानून बनाने की शक्ति सेंटर के पास में नहीं है। पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, और ये स्टेट लिस्ट का विषय है। यानी कि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची के विषय का मतलब होता है कि उस विषय पर कानून कौन बनाएगा, तो उस विषय पर कानून स्टेट बनाएगी, राज्य बनाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या संविधान ने इसको शक्तियां दी? तो ऐसा नहीं है। इसको जो शक्तियां मिली हुई हैं वो स्टेट से मिली हैं। वो किससे मिली हुई हैं? स्टेट से मिली हुई हैं। इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अब सुनिएगा, सेंटर स्टेट के बीच में डिवीजन शब्द यूज किया गया है। बहुत बारीक शब्द है ये, इसका मीनिंग भी थिन है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बांटी गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। न केंद्र न सेंटर ने स्टेट को शक्ति दी, न स्टेट ने सेंटर को, दोनों के मध्य बंटवारा करा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसे कहा जाएगा डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन जो स्थानीय स्वशासन होते हैं, ये स्टेट लिस्ट का विषय है। तो इसको शक्तियां कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको शक्तियां प्रोवाइड कर रहा है स्टेट,
राज्य, तो राज्य और लोकल गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का बंटवारा नहीं हो रहा है, डिवीजन शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, क्योंकि जो शक्ति स्टेट अपनी मुट्ठी में रख के बैठे था वो शक्ति स्टेट धीरे से ऊपर से नीचे की ओर छोड़ेगा, यानी कि शक्ति ऊपर से नीचे की ओर आएगी। आप जानते हो अगर शक्ति कहीं एक जगह पर इकट्ठी है तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या कंसेंट्रेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण। लेकिन जब शक्ति ऊपर से नीचे की ओर भेजी जाती है तो कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में और डिवीजन ऑफ पावर में अंतर क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर में। आप अभी केवल यहाँ पे बेसिक समझते चलिएगा, क्योंकि यही बेसिक आपकी फाउंडेशन तैयार कर देगा। तो हम लोगों ने दो शब्द देखे, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और हमने देखा डिवीजन जिसको शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। तो ये भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं हैं और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। याद रखिएगा जो संघात्मक विशेषताएं, इसमें पहली वाली लिख लीजिएगा, शक्तियों का विभाजन। जो संघात्मक विशेषताओं, जो संघात्मक ढांचे की विशेषताएं थी जनरल, इन जनरल, वो मैंने आपको पहले बताई। अब मैं क्या मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो संघात्मक प्रकृति की हैं, जो फेडरल नेचर की हैं, तो वो ये विशेषताएं हैं। अब मैं दो सिस्टम, वापस जाइएगा, हम लोग बात कर रहे थे शासन प्रणाली की, शासन प्रणाली में बात कर रहे थे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की। उसमें हम लोगों ने दो तरह के सिस्टम देखे, परिसंघात्मक देख लिया, संघात्मक देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर पे है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक विशेषता या एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम। देखिए इसमें कुछ खास समझना नहीं है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है केवल एक लेयर पे सरकार होती है और वो होती है सेंट्रल लेवल पे। सरकार जो होती है वो एक लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे। यहाँ पे राज्य जैसी कोई चीज नहीं होती। हो सकता है कि यहाँ पर स्टेट हो, मगर वो स्टेट में सरकारें नहीं होंगी, और अगर होंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में होंगी, उनके अधीनस्थ कार्य करेंगी। यहाँ पे सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। यहाँ पे जो केंद्र होता है, सेंटर, वो ताकतवर होता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का केंद्रीकरण। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि शक्ति जब एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है उसको कहा जाता है शक्तियों का केंद्रीकरण। तो यूनिटरी स्ट्रक्चर में जो सरकार का एकात्मक ढांचा होता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, और वो शक्तियां ऊपर से नीचे, अगर स्टेट नाम की कोई चीज है वहां पर, या वहां पर निर्माणक इकाई नाम की कोई चीज है, जैसे ब्रिटेन में काउंटीज बने हुए, पूरा ब्रिटेन किसमें बटा हुआ है, काउंटीज में बटा हुआ है। तो काउंटी पे खुद की सरकार नहीं होगी, जो ब्रिटेन की केंद्र की सरकार है, जो सेंट्रल लेवल पे है, वो ब्रिटेन में काउंटीज को थोड़ी बहुत पावर दे सकती है, और पावर हमेशा क्या की जाती है, पावर हमेशा एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, उसे कहा जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर। अब ये जो, ध्यान से सुनिएगा, ये जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है, ये यूनिटरी स्ट्रक्चर किस तरह के देश में सुटेबल होगा, किस तरह के स्टेट में, कंट्रीज में, नेशन में सुटेबल होगा। तो जनरली ये कहा जाता है कि जिस देश का जो क्षेत्रफल है, जो टेरिटरी है उसकी, अगर वो छोटा देश है और होमोजीनस का मतलब सिमिलर, लगभग एक ही नस्ल के लोग वहां पर रहते हैं, तो उन दो परिस्थितियों में सेंट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया माना जाता है। क्योंकि अगर छोटा सा कंट्री है तो एक सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो वहां पे
एक सरकार पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसके लिए वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नाम की कोई चीजें होती हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी अगर आपके दिमाग में आया होगा चाइना को लेकर, चाइना भी यूनिटरी स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, लेकिन और चाइना का क्षेत्रफल आप जानते ही हो, चाइना कितना बड़ा कंट्री है क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन चाइना को यहाँ पर लाना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हम बात डेमोक्रेटिक कंट्रीज की कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देशों की कर रहे हैं, और चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं, इसलिए चाइना को आप बिल्कुल अलग रख दीजिएगा। तो नॉर्मली हम लोग ने देखा कि जिस देश का जो क्षेत्रफल है अगर वो छोटा है और वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी अगर होगी भी तो बहुत कम डाइवर्सिटी होगी, थोड़ी नस्ल के लोग होंगे, धर्म के लोग होंगे, पंथ के होंगे, वहाँ पे जातियों का जाति जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो कल्चर भी उनका सेम होता है। आप जानते ही हो ब्रिटेन में कल्चर लगभग कॉमन होगा, ब्रिटेन में लैंग्वेज भी इंग्लिश है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऐसे देश में यूनिटरी स्ट्रक्चर सुटेबल होता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है कि उसे मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए फेडरल सिस्टम बढ़िया होता है। और अगर मान लीजिए कि लोकल मुद्दों पर और राष्ट्रीय मुद्दों में सामंजस्य बिठाना हो, उसके लिए भी यूनिटी लानी हो, उसके लिए भी संघात्मक प्रणाली बढ़िया मानी जाती है। और अगर उस देश में डाइवर्सिटी है, अगर वैविध्य है, जाति हो सकता है, जाति वैविध्य हो सकता है, नस्ली हो सकता है, और आपका लैंग्वेज को लेकर भाषाई हो सकता है, तो अगर किसी भी देश में वैविध्य है तो उस देश में संघात्मक प्रणाली बढ़िया मानी जाती है। तो 3 तरह की मैंने आपको यहाँ पर सिस्टम्स के बारे में बताया, परिसंघात्मक जिसे हम कॉन्फेडरल कहते हैं, उसके बाद संघात्मक जिसे हम फेडरल बोलते हैं, और उसके बाद में यूनिटरी जिसे हम एकात्मक बोलते हैं। तीनों के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया और तीनों को कंपेयर करके देख लिया। आप एग्जांपल लिख सकते हो यूनिटरी का, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। संघात्मक प्रणाली में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, यूएसए है, कनाडा है, उसके बाद में इंडिया है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, उसके बाद में आपका रशिया है, तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो इनके मैंने यहाँ पर नाम लिखे, ये संघात्मक प्रणाली पर बने हुए हैं। और ये आपका एकात्मक, फ्रांस के लिए कहा जाता है सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं, मगर उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मोटे मोटे तौर पे फ्रांस में भी यूनिटरी स्ट्रक्चर है, ब्रिटेन में यूनिटरी स्ट्रक्चर है, और चाइना तो यूनिटरी है ही, लेकिन चाइना को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि चाइना एक तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब मैं ये बताने जा रहा हूं, जो मैं डिस्कस करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। अभी हम लोग ने देखा था कि एकात्मक विशेषताएं, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग ने देखा था भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत के संविधान को संघात्मक बनाती हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते ही हो कि अगर भारत के संविधान को कोई भी विशेषता, कोई भी प्रावधान अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एकात्मक बना रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि यहां पर सेंटर बहुत मजबूत होगा, सेंटर स्ट्रांग होगा। ध्यान रखिएगा, एकात्मक प्रणाली में केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं और सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, वेस्टेड होती हैं। तो कहा जाता है कि सेंटर इज क्वाइट स्ट्रांग।
It is in the strongest position in case of unitary feature. तो भारतीय संविधान वैसे तो संघात्मक दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन अब हमें ये देखना होगा क्या भारत के संविधान में ऐसी भी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक बना रही हैं, यानी कि जो विशेषताएं ब्रिटेन में देखने को मिलती हैं क्या वो भारत के संविधान में भी देखने को मिल रही हैं। तो इसका आंसर है यस। और कई सारे ऐसे पॉइंट आएंगे, करीब 10-12, जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप साथ साथ लिखिएगा, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर आप हिंदी में लिखिए इसको मजबूत केंद्र। मजबूत केंद्र, जो बड़ा पॉइंट आएगा मैं वो आपको बोलूंगा लिखने के लिए, मैं खुद नहीं लिखूंगा। मजबूत केंद्र। मजबूत केंद्र का मतलब है कि इंडिया में जो इंडिया की स्थिति है एज कंपैरिजन टू स्टेट्स वो मजबूत है। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 2-3 में बताया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और 3 में बताया गया है कि अगर संसद चाहे तो वो किसी भी राज्य का जो एग्जिस्टेंस है, राज्य का जो अस्तित्व है वो समाप्त कर सकती है, राज्य की सीमा में बदलाव कर सकती है, उसकी सीमा को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, या 2 राज्यों को जोड़कर या 2 राज्यों के कुछ भागों को जोड़कर नया राज्य बना सकती है। तो वो सारे प्रोविज़न भी हमारे सेंटर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे सेंटर को मजबूत बना रहे हैं। तो पहला तो हो गया स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो इंडिया का है ही, और ये स्ट्रॉन्ग सेंटर होना भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। सेकेंड पॉइंट लिखते चलिएगा साथ साथ में, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होगा कि हमारे यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की कोई सिटीजनशिप नहीं है, हमारे यहाँ राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ केवल और केवल इंडिया की नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में एकल नागरिकता बोलते हैं इसको। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, राज्यों का नश्वर होना। राज्यों का नश्वर होना, इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। डिस्ट्रक्टिबल, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। राज्य का नश्वर स्वरूप है, यानी कि केंद्र चाहे तो स्टेट को खत्म कर सकती है, स्टेट में बदलाव कर सकती है, उसके नाम तक को बदल सकती है, और इसमें राज्य भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो राज्यों का नश्वर होना। चौथे नंबर पे लिखिएगा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा होता है स्टेट्स का हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इसे हम, हाउस ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। और राज्यसभा में असमान, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, ये जो राज्यसभा का मॉडल है, अमेरिका में, अगर मैं यूएसए में बात करूं, अमेरिका में जो वहां का राज्यों का सदन है, अमेरिका में जो राज्यों का सदन है वो है द सीनेट। इंडिया में जो राज्यों का सदन है वो है राज्यसभा। अमेरिका में जो राज्यों का सदन है वो है द सीनेट। और अगर मैं, और आप जानते ही हो कि जो जनता का सदन, जिस कंट्री में जनता का सदन है उसे वहाँ का लोअर हाउस कहा जाता है, और जो दूसरा वाला सदन होता है उसे अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो लोकसभा है वो जनता का सदन है, और वो कैसा है, वो लोकसभा लोअर हाउस है। हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वो राज्यों का सदन है और वो अपर हाउस है। इसीलिए सीनेट को भी क्या माना जाता है, अपर हाउस, क्योंकि सीनेट में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है।
मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर अपर हाउस अगर कोई है तो वो सीनेट है। सीनेट की पोजीशन अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अमेरिका ही छोड़ दीजिए, अगर कंपेयर करेंगे आप, जैसे इंडिया में राज्यसभा हो गई अपर हाउस, ब्रिटेन को आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हो, मगर वो राज्यसभा जैसा नहीं है, वो अलग ही तरह का हाउस है। उसमें उसके पीछे इतिहास भी अपना, उनका अलग इतिहास है। अगर आप बात करेंगे जर्मनी के अपर हाउस की, अगर आप बात करेंगे फ्रांस के अपर हाउस की, अगर आप बात करेंगे जापान के अपर हाउस की, तो जितने भी अपर हाउस पूरी दुनिया में है, यानी जितने भी राज्यों के सदन हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें सबसे पावरफुल अगर कोई अपर हाउस है तो वो सीनेट है। अब हमारे यहाँ राज्यसभा और अमेरिका में सीनेट, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, हालांकि जब हम लोग संसद चैप्टर में राज्यसभा पढ़ेंगे इसके ऊपर अलग से फोकस हमारा होगा, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। तो जो सीनेट है, सीनेट में आप जानते हो कि अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। देयर आर 50 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 राज्यों से मिलकर अमेरिका बना है। और क्योंकि इन 50 स्टेट में कोई स्टेट बहुत छोटा है, कोई स्टेट बहुत, जैसे कैलिफोर्निया बहुत बड़ा है, और नॉर्थ अलास्का, साउथ अलास्का वगैरह बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं। तो अमेरिका में जो रिप्रेजेंटेशन होती है सीनेट में वहाँ के राज्यों की, उसका फॉर्मूला क्या है? वो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी अमेरिका में, अमेरिका की सीनेट में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है, यानी अमेरिका में हर स्टेट से 2 लोग, अमेरिका में हर स्टेट से 2 लोग वहां की सीनेट में जाते हैं। यानी टोटल सीनेट में कितने मेंबर्स होंगे? 100। अब देखिए यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि चाहे राज्य छोटा हो चाहे राज्य बड़ा हो, हर स्टेट से 2 लोग, 2 व्यक्ति सीनेट में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं। तो टोटल 50 स्टेट्स हैं, इंटू 2 करेंगे तो 100 मेंबर्स हैं सीनेट में। इसके बारे में आप आगे भी और भी थोड़ा समझेंगे। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, और असमान प्रतिनिधित्व का मतलब यूपी में 31 सीटें हैं, नागालैंड में 1 सीट है। तो हमारे यहाँ जो राज्यसभा में फॉर्मूला है, जो सिद्धांत काम कर रहा है, वो है जनसंख्या के आधार पर। यानी हमारे यहाँ लोकसभा में भी जनसंख्या के आधार पर सीटें हैं और राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर सीटें हैं। लेकिन अमेरिका में लोकसभा में तो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो जनसंख्या के आधार पर सीटें हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका में सीनेट की बात करें तो वहां पर समान प्रतिनिधित्व होता है, हर स्टेट से 2 व्यक्ति जाते हैं, तो वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये कैसी विशेषता हो गई? ये हो गई एकात्मक विशेषता और ये हो गई संघात्मक विशेषता। लेकिन ये अमेरिका में है, ये भारत में हो नहीं सकती थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे लॉजिक मैं आपको संसद चैप्टर में, जब राज्यसभा अलग से पढ़ा रहा हूँगा तो मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आपको ये 4th पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि समान प्रतिनिधित्व और असमान प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ऊपर से हटा दे रहे हैं, ऊपर ही लिखेंगे इसको, हेडिंग बस लिख देते हैं। उसके बाद अगला लिखिएगा आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। आप जानते ही हो जब देश में इमरजेंसी लगती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो आर्टिकल 352 में, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो आर्टिकल 356 में, और चाहे वो वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो आर्टिकल 360 में, तीनों ही टाइप की इमरजेंसी में केंद्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और आप ये भी कह सकते हो कि जैसे भारत में जब इमरजेंसी लगती है तो भारत में फिर संघात्मक ढांचा ना होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एकात्मक ढांचे में कन्वर्ट हो जाता है। सारी शक्तियां सेंटर के हाथ में आ जाती हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजन ये कैसे प्रावधान है? ये भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता हो गई। नेक्स्ट लिखिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति।
राज्यपाल की नियुक्ति। आप जानते हो गवर्नर का अपॉइंटमेंट केंद्र करती है, सेंटर का नॉमिनी होता है और वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे स्टेट में काम करता है। तो गवर्नर का केंद्र का होना भी एकात्मक विशेषता है। अमेरिका में जो गवर्नर्स होते हैं अमेरिकी स्टेट में, वो इलेक्टेड होते हैं और वो बहुत ताकतवर होते हैं। हमारे गवर्नर के पास में इतनी ताकत नहीं होती जितनी अमेरिका के गवर्नर के पास में होती है। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, ऑल इंडिया इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी, अखिल भारतीय निर्वाचन मशीनरी, हिंदी में लिख लीजिएगा अखिल भारतीय निर्वाचन मशीनरी। इसका मतलब पूरे इंडिया में एक बॉडी, ऑल इंडिया का मतलब होता है एक निकाय है पूरे इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। यही सेंटर के इलेक्शन भी करवाता है, यही स्टेट के इलेक्शन भी करवाता है, इसलिए कहा जाता है ऑल इंडिया बॉडी। अगर स्टेट के लिए अलग स्टेट विधानसभाओं या विधान परिषद के लिए अगर अलग इलेक्शन कमीशन होता तो हम बोलते हमारे यहाँ ऑल इंडिया बॉडी नहीं है, अखिल भारतीय नहीं है, तो हम बोलते संघात्मक है। संघात्मक क्यों है? सेंटर का इलेक्शन केंद्र की इलेक्शन कमीशन कराती और स्टेट विधानसभाओं विधान परिषद का इलेक्शन चुनाव राज्य की इलेक्शन कमीशन कराती, तो दोनों अलग अलग हो जाती, तो वो संघात्मक हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ तो ऑल इंडिया का मतलब पूरे देश में एक संस्था है, भारत का निर्वाचन आयोग, वो सेंटर के इलेक्शन भी लुक आफ्टर करती है और स्टेट में विधानसभाओं विधान परिषद के इलेक्शंस भी लुक आफ्टर करती। आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन तो इंडिया में है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो भारत में है वो पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए हैं। वो स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं वो राज्य विधानसभाओं विधान परिषद के चुनाव नहीं कराते हैं, उसका चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये पॉइंट हम लोग आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ऑल इंडिया ऑडिट मशीनरी, ऑल इंडिया ऑडिट मशीनरी, अखिल भारतीय लिखिएगा, अखिल भारतीय ऑडिट मशीनरी या अखिल भारतीय ऑडिट तंत्र। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा CAG कैग। कैग का मतलब होता है कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑल इंडिया का मतलब फिर से एक निकाय है पूरे भारत में जो केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट करती है और राज्य सरकार के खातों का ऑडिट करती है। अगर CAG सेपरेट होती, यानी कि केंद्र के लेवल पे अलग होती, राज्य के लेवल पे अलग होती, तो हम ये कह सकते थे कि जो ऑडिट मशीनरी है भारत में, जो ऑडिट तंत्र है वो ऑल इंडिया नहीं है। भारत में ऑडिट तंत्र इस समय प्रेजेंट टाइम में ऑल इंडिया है और सिंस कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑल इंडिया ही है, ऑल इंडिया ही रहेगा। और वही CAG, पूरा CAG एक इंस्टीट्यूशन होता है, आगे आपको बताऊंगा। आर्टिकल 148 से 151 तक इसके प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। तो जो CAG होता है ये भारत सरकार के लेखों का ऑडिट करता है, बनाता नहीं है, पहले 1976 तक बनाता भी था, उसके बाद इससे ये कार्य ले लिया गया था, ये हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट करना, उसका परीक्षण करना, अंकेक्षण करना, उसका एग्जामिनेशन करना और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स का परीक्षण करना और उनका ऑडिट करना, ये काम CAG का होता है। और ऑल इंडिया का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, एक बॉडी है पूरे भारत में, तो ये भी हमारे भारत के संविधान की कैसी विशेषता हो गई? एकात्मक विशेषता हो गई। नेक्स्ट लिखिएगा राज्य सूची पर, लिखिएगा राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना, संसद द्वारा कानून बनाया जाना। ये पॉइंट हम अलग से डिस्कस करेंगे और आप अभी इसको शायद ना समझ पाएँ। जो मुझसे पढ़े हैं दोबारा क्लास कर रहे हैं वो तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जो नए हैं वो शायद अभी नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में। हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट और आर्टिकल 240 यानी कि 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची का संबंध सीधा सीधा आर्टिकल 246 के साथ में है। यानी कि जब हम आर्टिकल 246 पढ़ते हैं तो उसको हम 7वीं अनुसूची के साथ पढ़ते हैं, यानी कि 246 शैल बी रेड विद शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जो 7वीं अनुसूची है और जो 246 है वो ये बोलता है
कि जो विषय संघ सूची पर लिखे हुए हैं, यूनियन लिस्ट पर लिखे हुए हैं, उन पर कानून भारत की संसद बनाएगी। जो विषय राज्य सूची पर लिखे हुए हैं उन पर कानून राज्य का विधानमंडल बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। और जो कानून समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट पर लिखे हुए हैं उन पर दोनों मिलकर बनाएंगे, यानी कि कॉन्करेंटली बनाएंगे, केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे। ये हमारे यहाँ जनरल डिवीजन ऑफ पावर हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर राज्य सूची पर जो विषय लिखे हुए हैं, जो एन्यूमरेटेड हैं, उन पर कानून नहीं बना पाएगी। यानी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं जिन पर कानून, जो राज्य सूची के विषय हैं और राज्य विधानमंडल उन पर कानून नहीं बना पाएगा। या ये कहिए कि उन राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगी, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253। कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची पर होने के बावजूद भी उनके ऊपर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना पाएगा, उनके ऊपर कानून बनाएगी संसद। जैसे मान लीजिए जब इमरजेंसी लगती है, तो जब मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करूं, तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की पावर केंद्र के पास चली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य के विधानमंडल उस पर कानून नहीं बना सकते। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो जो स्टेट लिस्ट के विषय हैं उन पर स्टेट तो कानून बना ही सकती है, स्टेट से छीनी नहीं गई हैं वो शक्तियां, लेकिन इन एडिशन टू स्टेट केंद्र भी कानून बना सकता है। और जब आगे चलकर केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 251 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम स्टेट ने भी लॉ बनाया और सेंटर ने भी लॉ बना दिया, स्टेट लिस्ट पर स्टेट ने लॉ बनाया और स्टेट लिस्ट पर ही सेंटर ने लॉ बना दिया, तो ऐसे कानून अगर जब दोनों कानून टकराएंगे तो टकराव की सीमा तक, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, टकराव की सीमा तक राज्य विधानमंडल का कानून शून्य हो जाएगा। यानी कि टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, शैल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। ये आर्टिकल 251 में लिखा। मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट देकर समझाने की कोशिश करी है कि ये भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता है, क्योंकि राज्य सूची पर विषय स्टेट को बनाने चाहिए, लेकिन कुछ राज्य सूची के ऐसे विषय हैं जिन पर संसद अपना कानून बना सकती है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको अच्छे से समझते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राज्य के विधेयक पर, राज्य के विधेयक पर केंद्र का वीटो, राज्य के विधेयक पर केंद्र का वीटो, वीटो ओवर स्टेट बिल, वीटो ओवर स्टेट बिल। ये आर्टिकल 200 और 201 के बारे में बताया गया है। जिस तरह कोई भी बिल, विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अपना साइन करता है, सहमति देता है, तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कानून बन जाता है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है, जब बिल उनसे पारित होता है तो गवर्नर के पास में जाता है, राज्यपाल के पास में जाता है, और राज्यपाल अगर उस बिल पर अपना साइन कर देता है, सहमति दे देता है, तो वो बिल कानून बन जाता है। ये जनरल पोजीशन है। इस सेंटर और स्टेट दोनों के अलग अलग स्तर पे अलग अलग पोजीशन बताई गई है। लेकिन कुछ बातें ऐसी लिखी हैं आर्टिकल 200, 201 में, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नर चाहे तो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए बिल को रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए। आर्टिकल 201 और 200 में मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये डिटेल में पॉइंट डिस्कस करूंगा जब मैं आपको प्रेसिडेंट के अंदर वीटो पावर समझाऊंगा वहां पर। अभी आप इतना समझ लीजिए कि राज्य के विधेयक को अगर राष्ट्रपति
के लिए रिजर्व किया जाता है और राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे, तो ये सीधे सीधे संघात्मक विशेषता का उल्लंघन है और संघात्मक विशेषता यहाँ पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ये एकात्मक विशेषता है। क्यों? क्योंकि स्टेट का बिल है, राज्य विधानमंडल का बिल है, और ताकत कौन इस्तेमाल कर रहा है? ताकत इस्तेमाल कर रहा है भारत का राष्ट्रपति, यानी केंद्र के द्वारा राज्य के विधेयक पर वीटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता है। मैं डिस्कस करूंगा कि कब ऐसा गवर्नर करता है, वो बाद में डिस्कस होगा। अगला लिखिएगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका। इसका मतलब कि भारत में सरकार का जो सरकार का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज फेडरल, संघात्मक है, मगर अगर हम जुडिशरी की बात करेंगे तो वो एकात्मक है, यानी कि सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय हैं, इन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, और ये एक सूत्र में, एक धागे में बंधे हुए हैं। यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा कि भारत में जो भारत का संविधान है और जो भारत में संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं और जो भारत में राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून हैं, इन तीनों की व्याख्या, इन तीनों का एनफोर्समेंट, इन तीनों को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। भारत के संविधान की अगर व्याख्या का प्रश्न उठेगा, इंटरप्रिटेशन का प्रश्न उठेगा, भारत के संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठेगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की व्याख्या का प्रश्न उठेगा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को लागू करवाने का प्रश्न उठेगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाने का या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या का प्रश्न उठेगा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। आप देखिए ध्यान से कि स्टेट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसमें हाई कोर्ट तो कर ही सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, और अगर केंद्र के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। और देश के संविधान की बात अगर की जाए, संविधान को लागू करने का काम या संविधान की व्याख्या का काम, व्याख्या का प्रश्न अगर उठता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है। मैं आपको डिटेल में ये पॉइंट डिस्कस करूंगा। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये एक सूत्र में बंधे हुए हैं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों का, भारत के संविधान का निर्वचन, उसकी व्याख्या और उसको लागू कराने की शक्ति हाई कोर्ट के पास भी है, और हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। ये है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और ये एकात्मक विशेषता, यानी ये भारत के संविधान की कैसी विशेषता होगी? ये भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता होगी। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिससे ये पता चल रहा है कि भारत का जो संविधान है उसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं हैं और कुछ संघात्मक विशेषताएं। यानी कि हम लोग ने पहले देखा भारत के संविधान को कौन कौन सी विशेषताएं संघात्मक बनाती हैं, फिर देखा भारत के संविधान को कौन कौन सी उसकी विशेषताएं एकात्मक बनाती। तो अब हमें कंक्लूजन पर आना पड़ेगा कि भारत का संविधान है कैसा, कंक्लूजन पर आना पड़ेगा। तो आप लिखिए निष्कर्ष, आप अपनी कॉपी में लिखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष, और निष्कर्ष में लिखिएगा, निष्कर्ष में पहला पॉइंट लिखिएगा, ऐसे करके एरो बनाइए, लिखिए कंक्लूजन, लिखिए कंक्लूजन लिखिएगा कि भारतीय संविधान ढांचे से संघात्मक है। भारतीय संविधान
ढांचे से संघात्मक है और आत्मा से एकात्मक है, और आत्मा से एकात्मक है। दिस इज द कंक्लूजन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बाय स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी बाय सोल और कंसाइंस। भारतीय संविधान ढांचे से संघात्मक है और आत्मा से एकात्मक है। एक दो कथन लिख लीजिएगा, लिख लिया होगा आपने। ये लिखिए कथन, किसने क्या क्या कहा। सबसे पहला लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केसी वेरे। केसी वेरे इन्होंने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, अल्पसंघीय है, अल्पसंघीय है। लिख लीजिएगा क्वासी फेडरल, अल्पसंघीय है। उसके बाद अगला लिखिएगा जेनिंग्स का, आइवोर जेनिंग्स का, आइवोर जेनिंग्स का। इन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र वाला संघ। लिख लीजिएगा मजबूत केंद्र वाला संघ, मजबूत केंद्र वाला संघ। आइवो जेनिंग्स का है मजबूत केंद्र वाला संघ। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा केसी वेरे का एक और लिख लीजिएगा, केसी वेरे का एक और लिख लीजिएगा कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले, देखिएगा भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक डॉक्टर अंबेडकर का लिख लीजिएगा लास्ट स्टेटमेंट, डॉक्टर अंबेडकर का, डॉक्टर अंबेडकर का लास्ट स्टेटमेंट लिखिएगा। भारतीय संघात्मकता को तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारतीय संघात्मकता को तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। इंडियन फेडरेशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरेशन। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये आपका जो मेरा चैप्टर था आज का, वो था शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में मैंने आप लोग के साथ में जो स्टार्टिंग में शुरू किया था, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। उसमें 2 वर्गीकरण के आधार बनाए थे, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के आधार पर और विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के आधार पर। तो हम लोग ने जो पहला वर्गीकरण था कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के आधार पर, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो हम लोग ने आज डिस्कस किया। कॉन्फेडरल सिस्टम, परिसंघात्मक, संघ, फेडरेशन और यूनिटरी। उसके बाद देखा
कि भारत के संविधान की कौन कौन सी संघात्मक विशेषताएं हैं और भारत के संविधान की कौन कौन सी एकात्मक विशेषताएं हैं। उसके बाद कंक्लूजन दे दिया हम लोगों ने। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहाँ से हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।